हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद जावेद खान JKV कोलकाता न्यूज़ से। वेस्ट बंगाल मुतवल्ली एसोसिएशन की जानिब से आज एक कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया मिली अलमीन गर्ल्स कॉलेज में। वक्फ बोर्ड की तरफ से जो वक्फ की जायदादें हैं उसी के सिलसिले में लेके यहाँ से बहुत सारी बातें रखी गई, बहुत सारी बातें बताई गई, नई कानून के बारे में बताया गया कैसे वक्फ से ज़मीनों को बचाया जा सके। यहाँ पे जो चीफ गेस्ट वगैरह थे, चीफ गेस्ट जस्टिस शहीदुल मुंशी साहब जो वहाँ पे मौजूद हुए थे, उन्होंने अपनी बातें रखी। और चीफ गेस्ट ऑनर जो थे नदीमुल हक साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा थे। और गेस्ट में मौलाना महिर अब्बास रिजवी साहब, एक्स मेंबर वक्फ बोर्ड थे। स्पेशल गेस्ट जनाब निहाल अहमद साहब, मेंबर वक्फ बोर्ड। स्पेशल गेस्ट जनाब AZ खान साहब, मेंबर ऑफ वक्फ बोर्ड। स्पेशल गेस्ट जनाब अनीस हक साहब, एक्स मेंबर ऑफ बोर्ड। और काफ़ी यहाँ पे जितने भी वो जो ऑर्गेनाइज़र लोग के तमाम लोग मौजूद थे। ख़ास करके बात ये रही कि यहाँ पे जो मेयर कलकत्ता के मेयर है मिस्टर फरहाद हकीम साहब ने, उन्होंने अपने वीडियो पैगाम जो है इस वेस्ट बंगाल मुतवल्ली एसोसिएशन के नाम में पढ़ा गया, जो वीडियो वहाँ पे दिखाया गया था और तमाम सामीन उनको सुने। उन्होंने किस तरह से बचाया जा सकता है वक्फ के जायदाद को, और वक्फ में की जायदाद है उनको कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लास्ट 25 साल से मैं वक्फ बोर्ड में हूँ और अभी फिर इलेक्शन आ रहा है, इसमें मैं फिर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और यहाँ हम लोग का मतवल्ली का सेमिनार इसलिए कर रहे हैं कि ताकि वक्फ एक्ट जो हमारा है उसमें क्या क्या सेक्शन है, जिस सेक्शन के तहत हमारे मतवल्ली भाई जो है वो अपना काम और अच्छे से बेहतरी से कर सके, इसके लिए वो सेक्शन हम लोग को समझाना है, उन लोग को बता रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। और फर्स्ट सोल्जर जो होते हैं वक्फ स्टेट के वो मतवल्ली होते हैं, फर्स्ट हैंड जो लड़ाई करते हैं। तो वक्फ प्रॉपर्टी काफ़ी इंक्रोचमेंट होता है, उसके अगेंस्ट में भी हम लोग कानून को तब्दील किए हैं। हम खुद कई बार गए दिल्ली, सेमिनार अटेंड किए हैं और मेरे सजेशन पर वक्फ एक्ट में काफ़ी तब्दीली लाया गया है, ताकि अब पहले जैसा था इंक्रोचमेंट का सेक्शन जो था बहुत कमज़ोर था पहले, अभी उसको बहुत मजबूत किया गया है। जेल होगा, जुर्माना होगा, ट्रिब्यूनल से ऑर्डर होगा, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से खाली करेगी ज़मीन। ये सारी बातें जो हम लोग वहाँ पर रखे हैं और ये एक्ट में भी आ गया है, एक्सेप्ट किया गया एक्ट में। इसके ज़मीन जो है हम लोग चाहते हैं जो पोटेंशियल है उसको डेवलप किया जाए पूरी तरीके के साथ, लॉफुली, ताकि वक्फ स्टेट को फ़ायदा हो, वक्फ स्टेट को फ़ायदा होगा, वक्फ बोर्ड को फ़ायदा होगा। 7% कंट्रीब्यूशन हम लोगों को मिलेगा, तो जितना इनकम ज़्यादा होगा वो हम लोग को मिलेगा। इसके अलावा वक्फ स्टेट जब भी डेवलप होगा, उसका अखराजात जब बढ़ जाएंगे तो और भी चैरिटेबल काम जो है वो ज़्यादा पैमाने में हो पाएगा। ये हम प्रॉपर्टी डेवलप हो और तरीके के साथ हो। हम लोग को इसमें ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये जो हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम दे रहा है। सबसे पहली बात है हम लोग का स्टाफ बहुत कम है, 106 पोस्ट हमारा सैंक्शन है, लेकिन हमारा सिर्फ 30-35 स्टाफ है, वो भी कैजुअल है, 2-3 ही परमानेंट स्टाफ है। तो सरकार से हमारा ये गुजारिश है और हम लोग कई बार इसके बारे में मेमोरेंडम भी दिए हैं ताकि 106 पोस्ट को सैंक्शन किया जाए। वक्फ स्टेट जो है दार्जिलिंग से लेके सुंदरबन तक फैला हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट में, और ये हमारे लोग जो बहुत कम है, तो बहुत मुश्किल है ये हम लोग को मॉनिटर करना। हम लोग इमाम मुअज्जिन को जो ऑनरेरियम देते हैं, उन लोगों का मीटिंग भी करते हैं, उसमें हम लोगों ने उनसे ये रखा है बात कि आप लोग वक्फ बोर्ड का होकर कहीं कोई इंक्रोचमेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम, आप लोग उसको हमारे नज़र पे लाइए ताकि हम लोग एक्शन लें उस पर। और वक्फ बोर्ड का कानून भी हम लोग तब्दील किए हैं, उसमें सजेशन दिए थे वक्फ प्रॉपर्टी कोई भी इंक्रोच करे, सेल करे, ख़रीदे, उसका जेल होगा, जुर्माना होगा। को बताया इस हवाले से 2-3 जगह ऐसा है जो हम लोग के पास में खबर आई थी, काफ़ी जगह है जिसको हम लोग कॉरपोरेशन को बोलकर वो जगह हम लोग डिमोलिश करवा दिए हैं। काफ़ी जगह ऐसे बिल्डिंग हैं और कुछ बिल्डिंग है कि जहाँ ऑलरेडी लोग आ चुके हैं, तो उन लोगों को वक्फ बोर्ड में लाकर मीटिंग करके उन लोगों को वक्फ स्टेट का अंडर में लाकर हम लोग उसको रेगुलराइज करने का भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर कोई भाई अपना ही है, अगर बिल्डिंग में आ गया है तो उसको वहाँ से हटा देना ये भी सही नहीं है। तो अगर वक्फ के अंडर में आके वक्फ का जो इनकम है उसके साथ में अगर हम लोग का साथ देता है तो हम लोग उसको रेगुलराइज भी करेंगे इंशाल्लाह। और कोई स्पेसिफिक केस हो वो हम लोग अगर वक्फ बोर्ड में नहीं काम होता है तो हम लोग एसोसिएशन है वहाँ पर आए, मतवल्ली हजरात वहाँ पर हम लोग को बताए अपना मामला,
हम लोग ज़रूर उसको एक्शन। मैं आपके तमाम मीडिया के थ्रू गुलाम रब्बानी की आवाज़ जितनी दूर तक जा रही है और मुतवल्ली की आवाज़ जितनी दूर तक जा रही है, मैं ये कहना चाहूँगा कि मुतवल्ली ये नहीं सोचें कि मुतवल्ली आज के डेट में अकेले हैं। उनकी बात अगर वक्फ बोर्ड नहीं सुनेगा, उनकी बात अगर सरकार नहीं सुनेगी, तो हमारा वेस्ट बंगाल मुतवल्ली एसोसिएशन हमेशा उनकी बातों को सुनते आ रहा है, अभी भी सुना है, फ्यूचर में भी सुनेगा और आपकी बातों को आगे लेके जाया जाएगा। आप लोग जैसे जानते हैं कि मस्जिद और मस्जिद के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर में जिस तरह का दुर्व्यवहार उस चीज़ को लेकर हो रहा है, मुतवल्ली मर कर चले जा रहा है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को दूसरा कोई डेवलप करके चले जा रहा है। ये चीज़ को तमाम चीज़ों को वक्फ बोर्ड के सामने में लाने के लिए, आवाज़ को बुलंद करने के लिए दो ही नाम हम लोग हमेशा देखते हुए हैं, वो अनीसुल हक साहब और हमारे ऑनरेबल एक्स बोर्ड मेंबर खान साहब। इन तमाम को बातों को हम लोगों ने सुना है। बंगाल के तमाम डिस्ट्रिक्ट से मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट से मुतवल्ली भाई लोग आए हुए थे, बहन लोग आई हुई थी और तमाम लोगों ने अपनी बातों को यहाँ सामने रखा है और ये बात को हम लोग जो है आने वाले वक्त में नौबन्नों और सरकार तक भी लेकर जाएंगे और ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमारे नदीमुल हक साहब को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो भी बात को आगे लेकर जाएँ। आप लोगों ने वो भी शायद रिकॉर्ड किया होगा जिस तरह से फ़िराद हकीम साहब ने आज आने का वादा किया था लेकिन उनका कुछ ज़रूरी काम आ गया है, इसीलिए उन्होंने एक वीडियो मैसेज दिया था। वो वीडियो मैसेज को भी आप लोग दिखाएं लोगों को, ताकि मुतवल्ली भाइयों को ये मालूम हो कि फ़िराद हकीम साहब जिस तरह से नॉट बीइंग अ मिनिस्टर, जब वो मिनिस्टर नहीं को, ताकि मुतवल्ली भाइयों को ये मालूम हो कि फ़िराद हकीम साहब जिस तरह से नॉट बीइंग अ मिनिस्टर, जब वो मिनिस्टर नहीं थे, उन्होंने ये बात कहा है हम लोगों के सामने, जब वो मिनिस्टर नहीं थे तब से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को किस तरह से, किस स्केल में उसको डेवलपमेंट किया है, कहाँ तक उसको लेकर गए हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है जो आज के डेट में एक मिनिस्टर भी आज मुतवल्ली है, तो एक मुतवल्ली आने वाले डेट में वाकई में अपना हक को अदा कर सकता है। उनसे प्रेरित होकर, फ़िराद हकीम से प्रेरित होकर, नदीम भाई से प्रेरित होकर, तो हमारी मुतवल्ली भाइयों को, बहनों को, गुलाम रब्बानी और हमारे तमाम जितने भी मेंबर्स हैं मुतवल्ली एसोसिएशन के, मैं नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ तक लाकर खड़ा किया है। जैसे इमरान भाई हैं, यूसुफ भाई हैं, अकील भाई हैं, मोइन भाई हमारे बाएं जानिब में खड़े हैं, सैफुल्ला भाई, ज़हीर अब्बास भाई हमारे बाएं जानिब में खड़े हैं, राहिल ज़फ़र, सनाउल्लाह हुज़ैफ़ा, नौशाद हुसैन, इब्राहिम भाई, अनीसुर रहमान भाई, ज़हीर अहमद, अज़हर, राहिल भाई, मोहम्मद अली और ज़हीर अब्बास, ये तमाम लोगों ने आज मुतवल्ली के साथ तमाम बातों को सामने लेकर आए हैं। मुतवल्ली की बातों को हम लोगों ने सुना है, इंशाल्लाह उसको लिखित में हम लोग जो है ऑल वेस्ट बंगाल मुतवल्ली एसोसिएशन की तरफ से हम लोग उसको वक्फ बोर्ड में प्लेस करेंगे, सीओ साहब को प्लेस करेंगे, ताकि जिस तरह कुछ मैटर्स उसमें कवर किया गया है, जैसे इनकम टैक्स को लेकर कवर किया गया है कि इनकम टैक्स को यहाँ से पूरा वक्फ के प्रॉपर्टी के इनकम के ऊपर से इनकम टैक्स को हटाया जाए, वक्फ के ऊपर से जीएसटी को हटाया जाए और वक्फ के प्रॉपर्टीज़ में जिस तरह का ठेका टेनेंसी का कब्ज़ा है उसको भी हटाया जाए, उसके ऊपर अमेंडमेंट लाया जाए और तमाम लीज रूल्स को जो सामने लाया है हमारे ऑनरेबल जस्टिस सईदुल्लाह मुंशी साहब ने, वो तमाम चीज़ों को सामने लाई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरह से हम लोग इस चीज़ को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं कानून के मुताबिक। जिस तरह से एक मैंने वीडियो देखा था, यूपी का वीडियो था, उसमें कहा था कि हम लोग जो है मस्जिदों को भी शहीद करेंगे, कबर में भी हमारे पीर मुर्शिद कबर में भी हथौड़ा चलाएंगे कानून के मुताबिक। तो इसी तरह से वक्फ का एक्ट भी बहुत मजबूत है। वक्फ का एक्ट में एक बहुत सख्त एक्ट है, उसमें कहा गया है वक्फ एक्ट हैज़ एन ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑन एनी अदर एक्ट, मतलब आने वाले वक्त में और पास्ट में जितना भी एक्ट बना है वक्फ का एक्ट जो है उसके ऊपर में उसको लागू होता है। इससे क्लियरली साबित होता है कि वक्फ एक्ट हैज़ एन ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑन एनी अदर एक्ट, विच मीन्स कि वक्फ के एक्ट के ऊपर में कोई नहीं चलेगा। वंस अ वक्फ इज़ ऑलवेज अ वक्फ। एक बार जो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे वेस्ट हो चुका है वो सेकंड टाइम वेस्ट, चाहे वो ठेका में हो, बरगदा में हो या किसी भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट का जो भी ऑर्गेनाइजेशन वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर बैठा हुआ है, इसके ऊपर में अमेंडमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। इसका आवाज़ भी जो है वेस्ट बंगाल मुतवल्ली एसोसिएशन हमेशा उठाती आ रही है। आज भी इस बात को आगे ले जाया गया है और इंशाअल्लाह ताला रहमान हमारे और हमारे तमाम मुतवल्ली भाइयों का यही कोशिश रहा है कि अपनी प्रॉपर्टी को बचाते हुए हम दूसरी मुतवल्ली भाइयों की प्रॉपर्टी को किस तरह से उनका हेल्प करें, ये हमारी कोशिश रही है। मुतवल्ली एसोसिएशन का यही आवाज़ रहा है और खान साहब का, फ़ाकुज़्ज़मा खान साहब का और अनीसुल हक साहब का ये हमेशा ये मेहनत रहा है कि मुतवल्ली का भलाई कहाँ से हो, यही उनका मैसेज है। अभी हमारे एक्स मेंबर अनीसुल हक साहब ने कहा कि बीइंग अ मेंबर मुतवल्ली रिप्रेजेंटेटिव इन द बोर्ड, उन्होंने बहुत ऐसे मुतवल्ली को वक्फ से खारिज किया है, मुतवल्लीशिप को रिजेक्ट किया गया है क्योंकि वो फॉल्स मुतवल्लीशिप बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, मे बी क्लैरिकल एरर्स हो सकता है कि आदमी से गलती हो सकता है, लेकिन वो गलती को भी सुधारा गया है। ये नहीं कि वो मुतवल्ली के रिप्रेजेंटेटिव है तो मुतवल्ली के हक में ही बोलेंगे। मुतवल्ली जहाँ गलत करता है तो वो मुतवल्ली के खिलाफ भी खड़े होते हैं और मुतवल्ली को बाहर भी निकाला जाता है, मुतवल्ली को रिजेक्ट भी किया जाता है। ये हमारा अनीसुल हक साहब का ये हमेशा मेहनत रहा है और बोर्ड मेंबर हमारे हक साहब और खान साहब का यही मेहनत रहा है कि राइटफुल मुतवल्ली है वो अपनी प्रॉपर्टी का देखभाल करें, सही से करें, अदरवाइज उनके ऊपर भी एक्शन लागू होता है अंडर सेक्शन 64। सर एक लास्ट सवाल,
जो भी मुतवल्ली बनता है एज़ पर वफ़ एक्ट के तहत बनता है। वफ़ एक्ट चलता है जो हमारे वफ़ नामा में, वफ़ डीड में लिखा रहता है। जैसे कुछ कुछ वफ़ डीड में लिखा रहता है वफ़ुल औलाद रहता है, वफ़ पब्लिक वफ़ होता है। जिस वफ़ में मस्जिद और मज़ार शामिल होता है वो पब्लिक वफ़ रहता है, और जो औलाद रहता है उसमें मस्जिद और मज़ारें नहीं होती हैं, ठीक है। तो जो भी अपॉइंटमेंट होता है मुतवल्लीशिप वफ़ बोर्ड जो देता है वो वफ़ डीड के हिसाब से देता है। अगर वो चाचा, ताया, मामा, चाचा, फुफेरा भाई, ममेरा भाई, चचेरा भाई अगर वो बोलता है कि मैं मुतवल्ली बनना चाहता हूँ तो वफ़ बोर्ड आपके लिए खुला है, वहाँ अर्जी करें आप। और वफ़ बोर्ड तो आंख बंद करके आपको हियरिंग करके आपको तो ये नहीं देगा, मुतवल्लीशिप नहीं देगा। वो वफ़ डीड को देखेगा कि आपके वफ़ डीड में आपके वाकिफ़ ने क्या लिखा है, आपके परदादा, दादा के परदादा ने क्या लिखा है। अगर उसमें लिखा हुआ है कि आपके चाचा और आपके मामा और सब मिलके जॉइंट मुतवल्ली होंगे तो वफ़ बोर्ड आपको जॉइंट मुतवल्ली बनाएगा। अगर आपको बताया गया है वफ़ डीड में कि आप सिंगल मुतवल्ली होंगे तो आपको सिंगल मुतवल्ली बनाएगा, उसमें किसी की आवाज़ शामिल नहीं हो सकती है। ওয়াকফ নিয়ে তখন বললাম, তখন তো ওয়াকফ নেই বললাম, তো ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য আইনটাকে সেইভাবে তৈরি করা উচিত যাতে মানুষের কাজে লাগে। স্যার এনক্রোচমেন্ট যেগুলো হচ্ছে ওইটা কিভাবে রোকা যায়? হ্যাঁ, এনক্রোচমেন্ট যেগুলো হচ্ছে মানে ওয়াকফের জায়গা এনক্রোচমেন্ট হতে গেলে আইনকে আরও শক্ত হওয়াতে ডিল করতে হবে, এবং ক্রিমিনাল অফেন্স এনক্রোচমেন্ট বলেছে, কিন্তু তার জন্য এফআইআরও করার দরকার আছে। যেগুলো হয়ে গেছে তাকে 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 রিমুভ করতে হবে। ওয়াকফ বোর্ডের সে পাওয়ার আছে, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সে পাওয়ার আছে, তাদেরকে রিমুভ করতে হবে। তো সেই আইন আছে, সেকশন 54 সে প্রভিশন রয়েছে। স্যার ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল দেখুন, ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের একটা সমস্যা হচ্ছে যে এখন 3 জন করে জজ সাহেব আছে ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালে, একজন না থাকলেই কোরাম হয় না। সুতরাং কোরাম না হলে সেখানে ডিসিশন হবে না, তার কারণে পেন্ডেন্সি বাড়ছে। আগে একজন জজ সাহেব ছিলেন, তিনি বসতেন, শুনতেন, হয়ে যেত। এটা ডিফিকাল্টি, দিস ইজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল ডিফিকাল্টি। সেটা করতেই পারে, ওয়াকফ বোর্ডের ফান্ড আছে, ইচ্ছা করলে করতে পারে। আপনি কোনো বক্তব্য দেবেন যে মানে ওয়াকফ প্রপার্টিকে বাঁচাবার জন্য কোনো ফান্ড মোবিলাইজ করতে না, সেরকম ওয়াকফ বোর্ডই যথেষ্ট, এখানে আলাদা করে কোনো বক্তব্য রাখা দরকার নেই। मेरी यही राय है कि देखिए आजकल हर जगह ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती है, ना कि सिर्फ वक्फ बोर्ड, आप हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, हर एक मैटर को बहुत टाइम लगता है सॉल्व होते हुए। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, कोई भी चीज़ इतना अचानक से नहीं हो जाता है। आप अगर अपनी चीज़ के लिए मेहनत करते रहेंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। बहुत सारी ऐसी जगह है जो वक़्फ़ नहीं, वहाँ भी ऐसा हो रहा है, तो सोसाइटी का फेलियर है, इसमें क्या कोई कैसे। जहाँ जहाँ आपको नजर आए इसी जगह हमको पॉइंट आउट कीजिए, अगर वक़्फ़ है तो हम उसको कोशिश करेंगे ठीक करने की। लेकिन साहब ये जो वेस्ट बंगाल मुतवल्ली एसोसिएशन हुआ है ये किस इरादे से किया है और क्या कोई ये हम नहीं कह सकते, ये एसोसिएशन वाले साहब से पूछना है। क्या वक्फ बोर्ड ने आपने कई मसाइल पेश किए थे इनकम टैक्स का, जैसे का करेंसी का, तो आखिर ये सब क्या है? हमने तो कुछ पेश नहीं किया भाई। नहीं मतलब इनकम टैक्स जो इनकम टैक्स की बात आई है आज, अफाकुज़्ज़मा खान साहब ने आज एक सजेशन दिया कि पार्लियामेंट में उठाया जाए कि इनकम टैक्स से वक़्फ़ एस्टेट्स को क्या बोले उसको अलग रखा जाए, ठीक है। अभी तक तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये पॉइंट जो है निर्मला सीतारमन को लिख करके मैं बताऊंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वक़्फ़ को इससे बाद रखा जाए, इनकम टैक्स एक्ट से बाद रखा जाए, क्योंकि ये चैरिटी का ऑर्गेनाइजेशन है और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, लिहाजा इनकम टैक्स से वक़्फ़ स्टेट्स जितने हैं उनकी इनकम को बाद रखा जाए। और एक ठेका टेनेंसी का मसला आ रहा है कि वक़्फ़ की जायदाद इसमें मेरे ख्याल से फराद हकीम साहब ने कुछ बात कही है, तो हम इसमें हम ठीक से सुने नहीं, वो क्या बोले, तो जो बोले वही उसके साथ हम उनको तायद करते हैं। মালদাতে অন্যান্য জায়গায় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল করতে পেরেছি, এইসব করতে পেরেছি। তবে হ্যাঁ, আমরা এইসব যে করতে পাচ্ছি এইগুলো কিন্তু ওয়াকফ বোর্ডের খুব একটা সহযোগিতা সব সময় থাকে না। সব গভর্নমেন্ট অফিসে যেরকম একটা অনীহা কাজ করাতে ওয়াকফ বোর্ডেও একটা অনীহা থাকে। আমরা মতোয়াল্লি অ্যাসোসিয়েশন এই জন্যই করেছি যাতে মতোয়াল্লিরা ঐক্যবদ্ধভাবে ওখানে চাপ সৃষ্টি করতে পারে, যাতে আমাদের ভয়েস, আমাদের আওয়াজ যারা শুনতে বাধ্য হয় এবং আওয়াজটা আমাদের সরকারের কাছে এটা পৌঁছতে পারে। ওইখানে আমাদের চিরকালের জন্য একটা অসুবিধা সৃষ্টি করা হচ্ছে, আমাদের মতোয়াল্লির জন্য করার জায়গায় সেখানে দেখা যাচ্ছে যে মতোয়াল্লির বিরুদ্ধে কাজ করা হচ্ছে। সেইগুলো কিন্তু আমরা না থাকলে এটা প্রত্যেকটা মতোয়াল্লি আরও বিশেষ অসুবিধায় পড়ে যেতেন। আমরা আছি বলে, আমরা চাপ দিচ্ছি বলে, আমরা ওখানে চেল্লাচিল্লি করতে পারার ক্ষমতা রাখি বলে মতোয়াল্লিরা অন্তত কিছুটা কাজ না পেলে আমাদের কাছে আসলেন, আমরা তখন যাই সেখানে গিয়ে কথাবার্তা বললে সে কাজ করতে ওরা বাধ্য হয়। এছাড়া অনেক জায়গা আছে যেখানে মতোয়াল্লিরাও দোষে আছে, সেখানে সেই মতোয়াল্লিগুলোকে বাদ দিতে হবে। আমরা মতোয়াল্লি মেম্বার, কিন্তু আমরা নিজেরাও মতোয়াল্লিদের বাদ দিতে বাধ্য হয়েছি, যেখানে
তছরুবাদ করছে, যেখানে বোর্ডকে ভুল বুঝিয়ে মোটওয়ালি হয়ে বসে আছে সেখানেও করতে হচ্ছে। তো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম সমস্যায় পড়তে হয়। কোথাও পলিটিক্যাল সমস্যা, ওখানে জিওগ্রাফিক্যাল সমস্যা, কোনো এমন ওয়াকআপ স্টেট আছে যেটা নদীতে চলে গেছে, নদীতে ভেঙে নদীতে চলে গেছে। তো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম সমস্যা আমরা সম্মুখীন হতে হয় এবং আমরা সেগুলো সলভ করার চেষ্টা করি, মোতওয়াল্লিকে সাহায্য করার চেষ্টা করি। এবং আমাদের অ্যাসোসিয়েশনটা এমনই হয়ে গেছে এখন পুরো পশ্চিমবঙ্গে, সে কুচবিহার থেকে, দার্জিলিং থেকে, বর্ধমান, মেদিনীপুর, মালদা, সব জায়গায় আমাদের মেম্বার আমাদের কাছে ছুটে আসে। মাসের প্রথম রোববার আমাদের মিটিং হয় এবং আমরা এখন চেষ্টা করছি যারা দূর থেকে যারা আসতে অসুবিধা তারা যেন অনলাইন মিটিংয়ে থাকতে পারে। আমরা অনলাইন যেমন পেমেন্ট করতে পারি, অনলাইন কন্ট্রিবিউশন দিতে পারি, অনলাইন সাবস্ক্রিপশন দিতে পারি, অনলাইন সাবমিশন অফ অ্যাকাউন্টস করতে পারি ওয়াকআপ বোর্ডে। সবই কিছু যখন অনলাইন হয়ে যাচ্ছে এগুলো আমরা চাই ওয়াকআপ বোর্ডে করা। ওয়াকআপ বোর্ডের নিজস্ব জায়গা নেই, পুরো পশ্চিমবঙ্গে কয়েক লক্ষ একর জায়গা আছে ওয়াকআপ, কিন্তু মাত্র 120 জন স্যাংশন স্ট্রেংথ অফ দি ওয়াকআপ বোর্ড। পুরো স্যাংশন স্ট্রেংথে আমার লোক নেই, একটা বটলনেক তৈরি হচ্ছে। আমাদের ওয়াকআপ বোর্ডটা বড় না করতে পারলে, আরও লোক না আনতে পারলে আমরা কাজ করতে পারবো না, এটা সম্ভব নয়। সারা পশ্চিমবঙ্গের কাজ 60 জন 70 জন 80 জন মিলে আমরা করব, এটা সম্ভব নয়। এটা সরকারকে জানা উচিত যে ওয়াকআপ বোর্ডে আরও অনেক বেশি ব্যয় করতে হবে। ইমাম মুয়াজ্জিনকে দেওয়া হচ্ছে ভালো কথা, কিন্তু ওয়াকআপ বোর্ড যদি তার সব সম্পত্তি এবং সম্পদ ব্যবহার করতে পারে তাহলে আমাদের আর দিতে হবে না, আমরা উল্টো সরকারকে দেব। আমাদের এত সম্পদ যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি আমরা উল্টো সরকারকে সাহায্য করতে পারি, কিন্তু সেটা করা সম্ভব হচ্ছে না। এইটা আপনাদের সবার থ্রু দিয়ে বলছি যে আপনারা সব জায়গায় এটা মিডিয়াকে করুন, দ্যাট ওয়াকআপ ইজ নট হ্যাভিং আ নেগেটিভ ইমেজ। The negative image is not of the Waqf board member, it is of the office, just like any other government office. The office is not going to work, but the board members are being blamed. Board memberদের ফল্ট নয়, এটা বলেই আমি এখানে শেষ করতে পারি। আমরা আরও কিছু দাবি রেখেছি যেটা আপনাদের মাধ্যম থেকে আমরা এটাকে চাই এটা আগে বাড়ুক। একটা হচ্ছে আমরা চাই ওয়াকআপ স্টেট যত তার যে ইনকাম সেটা ইনকাম ট্যাক্স থেকে এক্সেম্পটেড হোক, নাম্বার 1, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট because these are for charitable purpose. সেকেন্ড হচ্ছে কর্পোরেশন ট্যাক্স, এটা নিয়েও আমরা একটা দাবি রেখেছি, যেমন ঠিকা টেনেন্সিতে কিছু কনসেশন হয় ট্যাক্সের, সেরকমভাবে ওয়াকআপ প্রপার্টির ট্যাক্সে কিছু কনসেশন হোক। আর বর্গা আইন এবং ঠিকা আইন, ভেস্টিং আইন, এইগুলো আমাদের ওয়াকআপ স্টেটগুলোকে সাংঘাতিকভাবে ড্যামেজ করেছে। আমরা চাই যেমন রেন্ট কন্ট্রোল অ্যাক্ট থেকে মানে প্রিভিসি টেনেন্সি অ্যাক্ট থেকে আমরা বহু কষ্টে, আমি নিজে ফাইট করে রাইটার্সে গিয়ে বহু লড়াই হয়েছে, প্রিভিসি টেনেন্সি অ্যাক্ট থেকে ওয়াকআপ প্রপার্টিকে আমরা বার করতে পেরেছি। এখন আমাদের টার্গেট হচ্ছে বর্গা অ্যাক্ট আর ঠিকা টেনেন্সি অ্যাক্ট, এই দুটো থেকে অন্তত আমরা ওয়াকআপ প্রপার্টিকে এক্সেম্পট করতে পারি। ঠিকা অ্যাক্ট থেকে যদি এক্সেম্পট হয় তাহলে আজকে আমাদের যে হাউজিং প্রবলেম ফর দ্য মাইনরিটিস এইটা আমরা ফুলফিল করতে পারব, এটা আমাদের একদম খুব দরকার। এবং ইনকাম ট্যাক্স আমাদের ওয়াকআপ প্রপার্টির উপরে যাতে লাগু না হয় সেটাও আমরা দেখছি। আরও বহু জিনিস আছে, তার মধ্যে এগুলো ইম্পর্টেন্ট যেগুলো সেটা বললাম।